हेलो 10th क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक आवर्धन और फिर बाद में हम कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। आवर्धन m किसी भी स्थिति में प्रतिबिंब की लंबाई h डैश तथा वस्तु की लंबाई h के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसे हम इस सूत्र से दिखा सकते हैं। रेखीय आवर्धन m इज इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की लंबाई। ठीक है, m आवर्धन इज इक्वल टू h डैश यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और h यानी कि वस्तु की लंबाई। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब आवर्धन, अगर हमें आवर्धन नहीं मालूम तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं, और अगर हमें इनमें से कोई चीज नहीं मालूम है, दो चीजें पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपका न्यूमेरिकल में। 4 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम करेंगे आज। प्रतिबिंब की दूरी v तथा वस्तु की दूरी u, इसका भी आवर्धन से संबंध होता है कुछ इस तरह से। m इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ठीक है, आवर्धन किसके बराबर होता है? प्रतिबिंब की दूरी v डिवाइडेड बाय वस्तु की दूरी। ठीक है, इससे भी, इस वाले हम सूत्र से भी m ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को याद कर लेना है। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। किसी ऑटो में पश्च दृश्य दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दी गई है। अब देखिए बच्चों, आपको बताया गया है कि पश्च दृश्य दर्पण, पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? उत्तल होता है या अवतल? याद आया? बिल्कुल सही, उत्तल दर्पण होता है पश्च दृश्य दर्पण। और हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बताया कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, आपको ये लाइन लिखी हुई है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि पश्च दृश्य दर्पण आपने यानी कि उत्तल दर्पण की बात करी है। क्योंकि अवतल और उत्तल दर्पण में हम जो आर ले रहे हैं या एफ की वैल्यू ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, आपको बताया था मैंने किस तरह से हम साइंस लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है। ठीक है, यदि एक बालक इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, आपको प्रकृति बतानी है, साइज बताना है। ये एक क्वेश्चन अगर आपको आ गया उत्तल दर्पण का, तो बाकी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका सबसे पहले हम डायग्राम देख लेंगे। चलिए चित्र की मदद से हम समझ लेते हैं। ये एक उत्तल दर्पण है, आपको दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या कितनी है? 3 मीटर है। तो हम फोकल डिस्टेंस आराम से पता कर लेंगे। वो कितना होता है? F इज इक्वल टू R बाई 2 होता है। ठीक है, तो हमने 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, 1.5 आ गया है, और प्लस में ही आएगा क्योंकि दर्पण से दाईं ओर की दूरी हम प्लस में दिखाते हैं, और उत्तल दर्पण में इसीलिए आपका जो F है या C है वो प्लस में होगा, क्योंकि ये क्या है? दाईं ओर है। ठीक है, और U 6 मीटर दिया हुआ है। U 6 मीटर माइनस में लिखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि U क्या है? बाईं ओर है दर्पण से। ठीक, तो बाईं ओर की जो दूरी है वो हम माइनस में दिखाते हैं, और आपकी ये जो दूरी है P से लेके C तक की, वो 3 मीटर दी हुई है। हमें ज्ञात करना है F, तो हम इस फॉर्मूले से F इज इक्वल टू R बाई 2 से ज्ञात कर लेंगे, और ये दूरी भी प्लस में ही आएगी क्योंकि ये दाईं ओर है। आगे हम इस प्रश्न को इस तरह करेंगे कि हमें क्या क्या ज्ञात है। हमें ये ज्ञात है कि दर्पण उत्तल है, तो वक्रता त्रिज्या आपकी +3 दी हुई है, जो आप निकाल लेंगे 1.5 हो जाएगी, और ये प्लस में होगा साइन इसका। ये क्यों होगा मैंने आपको बता दिया है। वस्तु की दूरी माइनस में होगी। क्यों होगी? क्योंकि वस्तु सदैव बाईं ओर होता है और ये माइनस में होगी। तो ये साइन आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है कि आपके जो F है वो प्लस में आएगा या माइनस में लिखा जाएगा। अवतल दर्पण में माइनस में लिखा जाता है क्योंकि बाईं ओर होता है, जबकि उत्तल दर्पण में दाईं ओर होता है। तो इसलिए ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और इसका जो फोकल डिस्टेंस है वो प्लस में लेंगे हम, और इसकी जो दूरी है वो दूरी चाहे अवतल है उत्तल है, बाईं ओर ही होती है वस्तु, तो वो माइनस में ही होगी। ठीक है, तो इसको प्रश्न करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, साइन आपको लगाने वो बहुत जरूरी होते हैं। उनसे पूरा क्वेश्चन आपका बदल सकता है, आंसर बदल सकता है, तो इसलिए उन पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है। फिर हमें
ज्ञात क्या करना है, हमें क्या ज्ञात है वो तो मैं आपको बता चुकी, हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब हमें ये ज्ञात करना है, तो हमें v की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v हमें ज्ञात करना है। प्रकृति आभासी होगी आपकी जो प्रतिबिंब बनेगी, या वास्तविक होगा, तो इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम जो m की वैल्यू आएगी उसके हिसाब से पता लगाएंगे। साइज कितनी आवर्धित है, बड़ी है या छोटी है वस्तु से, ये भी हम m निकाल के पता लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले v निकालने के लिए हम दर्पण का सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f है। मैंने पहले भी बताया, शॉर्टकट इजीली याद करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र है, एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है 1 नंबर में, मल्टीपल क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, बाकी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका मोस्टली आता ही है, तो वहां पर भी इसका उपयोग होगा। तो याद कैसे करना है, वेरी यूजफुल फॉर्मूला। ठीक है, मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट को क्या कहते हैं, बहुत मतलब वेरी। ठीक है, और आपके काम का है, तो यूजफुल फॉर्मूला है, ये सूत्र है। ठीक, तो इस तरह से याद कर लेना। और दर्पण है, तो दर्पण को देखते हुए अक्सर हम बहुत खुश हो जाते हैं अपने आप को देख के, तो हमेशा इन दोनों के बीच में साइन प्लस का आएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लेंस के सूत्र में सूत्र यही होता है, लेकिन यहाँ साइन माइनस का आ जाता है, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पर आपको बता दी ताकि आप ना भूलें इस सूत्र को। तो यहाँ पर अब हमने अप्लाई कर दिया 1/v, प्लस का साइन है हमारा, और 1/u की वैल्यू -6 मीटर थी, ये हमने रख दी है, और f हमने निकाला था r/2 करके, तो हमारा आंसर आ गया था 1.5, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब ये आगे बच्चों इस तरह से हो जाएगा 1/v, ठीक है, प्लस माइनस, तो साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, आपने मैथ्स में सीखी होंगी ये चीजें, और 1.5 इस तरह से आ जाएगा। और आपको पता है बच्चों, कोई इक्वल टू साइन की अगर लेफ्ट साइड है ना, तो अपना साइड ट्रांसफर कर रहा है, चाहे लेफ्ट साइड है राइट साइड है, साइड अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक, तो 1/v = 1/1.5, और अगर ये यहाँ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो हम लिखेंगे प्लस 1/6, ये जो माइनस साइन है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से लिखेंगे 1/v = 1/1.5 प्लस 1/6। अब हम क्या करेंगे, एक कॉमन एलसीएम ले लेंगे 1.5 और 6 का, ये है 6। ठीक है, 1.5 × 4 वो होता है 6 के बराबर। ठीक है, तो हम 4 को 1 से इंटू कर देंगे, 4 आ गया, प्लस 1, तो 5/6। तो 1/v की वैल्यू क्या आ गई, 5/6। लेकिन हमको उत्तर क्या चाहिए, हमें चाहिए v, तो हम इनको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, v ऊपर चला जाएगा तो 6 भी ऊपर चला जाएगा। 1/v = 5/6, v/1 = 6/। ठीक है, रिवर्स हो गए हैं, ये नीचे आ गया है, ये ऊपर चला गया है, ये चीज जो चीज यहाँ पर हुई है वही चीज यहाँ पर होगी। अब हम डिवाइड करेंगे 6 को 5 से, तो आंसर आ जाएगा 1.2। तो प्रतिबिंब दाईं ओर बनेगा दर्पण के। ठीक है, क्योंकि आंसर किस में आया है, प्लस में आया है, आंसर किस में आया है, प्लस में आया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दाईं ओर बनेगा दर्पण के। तो ये आपको किससे पता लग जाएगा, साइन से पता लग जाएगा। ठीक है, आगे स्थिति कैसी होगी, अब ये आपको पता लग गया है कि दर्पण के दाईं ओर बनेगा प्रतिबिंब। आगे हम देखते हैं कि जो आवर्धन है वो निकालना है हमें, तो m = -v/u यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर v हमारा आंसर आ चुका है 1.2, ये किस में आया है, हमारा प्लस में आया है, तो यहाँ फॉर्मूला में हम क्या है, माइनस लगाएंगे, फॉर्मूला माइनस था, और u आपको पता है वस्तु की जो दूरी थी वो ऑलरेडी माइनस में थी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैथ्स आपको इतनी पता होगी। तो 6 हम 1.2 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 0.2 आंसर आ जाएगा, और प्लस में आएगा क्योंकि धनात्मक है। m कैसा आया, धनात्मक आया, धनात्मक यानी कि सीधा ऊपर की ओर। ठीक है, अगर हमारी वस्तु इस तरह है AB, तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो भी सीधा बना है AB। ठीक है, और ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी है। ठीक, तो साइज प्रतिबिंब बिंब से साइज में साथ में आप ये बताएंगे 0.2 गुना छोटा है। ठीक है,
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको स्थिति भी पता लग गई, प्रकृति पता लग गई और साइज पता लग गया। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। आपको यहाँ पर साइज दिया है बिंब का, यानी कि ये दे रखा है h, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का बिंब है, ठीक, यानी कि वस्तु है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यहाँ पर आपको फोकस दूरी यानी कि f भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर बता रखा है, अब मैं आपको चित्र के द्वारा बताती हूँ। ये चित्र से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। P से F तक की दूरी 15 सेंटीमीटर, ये दूरी आपकी 15 सेंटीमीटर दी गई है। और साथ में बोला है कि ये कितनी दूरी पर है वस्तु, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो U आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको H भी दिया है कि ये लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि क्या क्या ज्ञात है आपको, अवतल दर्पण है, बाईं ओर है F, तो ये साइन कैसा आएगा, माइनस का आएगा। और आपको पता है त्रिज्या कितनी होती है, डबल होती है फोकस लेंथ के, वो आपकी आ जाएगी 15 × 2 यानी कि -30 सेंटीमीटर। तो लगभग यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 30 होगा, तो यानी कि F और C के बीच आपका वस्तु रखा हुआ है। तो ये स्थितियां आपने पढ़ी हैं, उसके हिसाब से भी आपको अगर स्थितियों का ज्ञान होगा कि C और F के बीच में अगर बिंब है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। U की जो दूरी है वो -20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से, ठीक है। P से इसकी दूरी, ध्रुव से इसकी दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, यानी कि ये F और C के बीच में है। फिर इसके बाद आपको H यानी कि हाइट भी पता है, ठीक। आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमें ज्ञात है बिंब का साइज 4 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण फोकस बिंदु जो है अवतल दर्पण का वो माइनस में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, बाईं ओर होता है, ये आपको मैं बता चुकी हूँ। वस्तु की दूरी हमेशा बाईं ओर ही होती है वस्तु, तो -20 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज, यानी कि V आपको ज्ञात करना है, M ज्ञात करना है। सबसे पहले दर्पण का हम सूत्र यहाँ पर उपयोग करेंगे, सूत्र का सूत्र लिख दीजिए इसको, 1/V + 1/U = 1/F। तो 1/V आपको ज्ञात करना है और आपको पता है U की वैल्यू है -20, तो आप इस वैल्यू को ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है, = 1 / -15, ये आपको पता है, ठीक। आगे अगर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो ये जो साइन है वो बदल जाएगा, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/V = -1/15 + 1/20, ठीक है। हम इनका LCM कर लेंगे, 60 आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स में आपने अच्छे से सीखा होगा। तो 15 की टेबल में 4 जा होता है 60, तो 4 × 1 हो गया 4 + 3 20 × 3 60, तो 3 × 1 हो गया +3, -4 + 3 = -1, ठीक, -1/60 आ गया 1/V, और V आपका आ गया, रिवर्स कर देंगे इन दोनों को, तो V = -60 सेंटीमीटर। माइनस आया है यानी कि प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, बाईं ओर बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें V ज्ञात हो गया है। अब आवर्धन का हम सूत्र अप्लाई करेंगे, M = H' या फिर M = -V/U भी आपको पता है, तो आप आवर्धन ज्ञात कर लीजिए, फिर हम आराम से H' ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें H' यहाँ पर पता नहीं है। M = -V/U होता है, माइनस, ठीक है, और यहाँ पर आपका 60 इसमें जो V है वो माइनस में आया है, तो -60, ठीक है, माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा, +60 / -20, ठीक है, +60 / -20। अब प्लस माइनस यहाँ जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा, ठीक है, 0 से 0 का 2, 3 जा तो -3, यानी कि -3 आपका आंसर आया। -3 का मतलब क्या है, नेगेटिव जो बताता है वो बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में आपको ये बताएगा। और साइज H' हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M = H'/H, तो H' आपको निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं हम, H' = M × H,
क्योंकि h डिवाइड में यहाँ पर जाके इंटू में हो जाएगा, m इंटू एच। यहीं पर यही चीज़ यहाँ पर दिखा रखी है। m आपको पता है -3 है, h आपको पता है दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो -12 सेंटीमीटर आपका प्रतिबिंब का जो साइज है वो आ जाएगा। -12 है, यानी कि अगर हम देखें संख्या 12 और वहीं पर संख्या 4, तो 4 बड़ा है या 12? 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, यानी कि जो आपका साइज है वो काफी बड़ा है प्रतिबिंब का। ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर को एक लाइन में लिख सकते हैं। प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, नेगेटिव है क्योंकि आंसर, और उल्टा होगा क्योंकि h डैश कैसा है, नेगेटिव है, और वस्तु बड़ा होगा साइज में। आइए चलिए देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। इस घटना को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं। किसी भी सरफेस पे अगर कोई लाइट पड़ती है, वो टकरा के वापस चली जाती है, तो उसको हम परावर्तन कहते हैं, और ये पहले पार्ट में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ। अपवर्तन आपको समझना है, अपवर्तन किसे कहते हैं। अपवर्तन में प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम, मान लीजिए हवा है, वायु है, इस पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी कि जल में प्रवेश कर रही है। ठीक है, इतना समझ गए, दोनों पारदर्शी है, हवा भी पारदर्शी है, जल भी पारदर्शी है। तो एक जो प्रकाश किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो जब ये प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है यानी कि मान लीजिए इसे यूं स्ट्रेट जाना है, लेकिन ये स्ट्रेट जाने के बजाय जब एक माध्यम में एंटर कर रही है तो थोड़ा सा या तो यूं झुक जा रही है या यूं दूसरी ओर चली जा रही है, तो इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इस प्रक्रिया को। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। आपतित किरण है, इस तरह से आ रही है, ये अभिलंब है। ठीक है, हमने खींचा है 90 डिग्री का जो एक माध्यम से जो एंगल हम बना लेते हैं 90 डिग्री का माध्यम पर से, तो उसे हम अभिलंब कहते हैं। एन डैश माध्यम अभिलंब है। तो आपतित किरण आपकी आ रही है एक माध्यम से। ठीक है, माध्यम हवा, विरल माध्यम। तो जब ये प्रवेश करती है दूसरे माध्यम में, तो ये अभिलंब की ओर झुक गई है, ये अपने पथ से विचलित हो गई है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसी को हम अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक एंगल बनता है आई। ठीक है, अभिलंब और ये आपतित किरण है उसके बीच में दूसरा एंगल बनेगा, आपकी जो किरण अपवर्तित हो गई है, और एन डैश आर। ठीक है, और आपकी जो इसके बाद जो दूसरा माध्यम है आपका जल, वहां से अगर इसको हम एक माध्यम मान लें और फिर वायु को दूसरा, तो यहाँ पर भी आपकी जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है, इसको यूं निकलना चाहिए, लेकिन ये फिर विचलित हो गई है अपने पथ से। ठीक है, तो ये अपवर्तन की घटना हो रही है। इसमें दो केसेस हैं। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए आप, विरल माध्यम में हवा, यहाँ से सघन माध्यम में जल, उसमें जब जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है। और दूसरे में क्या होगा, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से, ये आपका जो अभिलंब है, ठीक है, इससे दूर हो जाएगी। ठीक है, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने पर अभिलंब से दूर हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अब इसका एक उदाहरण है, बार बार पूछा जाता है इस प्रक्रिया को कि ये प्रक्रिया क्या होती है। जब आप पेंसिल को देखते हैं, मान लीजिए आपने एक ग्लास है, एक बीकर है, इसमें पेंसिल को आपने डिप किया हुआ है। ठीक है, ये पेंसिल आपकी है, लेकिन ये पानी में जाके कुछ मुड़ी हुई सी नजर आने लगती है। पानी के अंदर मुड़ी हुई, स्ट्रेट नजर नहीं आती है, मुड़ जाती है, ऐसी दिखती है। तो ये किस वजह से होती है ये घटना, जो आपको आपकी आंखों को ये पेंसिल पानी के अंदर, ग्लास के अंदर जब बाहर है तब तो आपको सीधी दिख रही है, लेकिन आपको पानी के अंदर मुड़ी हुई नजर आती है। घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। आइए चलिए देख लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। सबसे पहले स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले स्नेल का नियम ही पढ़ लेते हैं। आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। आपको ये बिल्कुल रट लेना है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। ये प्रूफ कैसे करना है ये आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ इस क्लास में सिर्फ आप ये याद कर लीजिए स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या है। ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस ये नियम में यही है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू स्थिरांक। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, इतना याद कर लीजिए। दूसरा जो लॉ है वो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल पे होते हैं। एक ही तल पे होते हैं यानी कि एक ही तल पे हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक तल है तो इसी तल पे हैं, वो अपना तल बदल नहीं ले रहे हैं, इस तरह नहीं कर दे रहे हैं या इस तरह नहीं कर दे रहे हैं, एक ही तल पे हैं, यहीं पर हैं सारी चीजें। ठीक है, आपतित किरण यही है, अपवर्तित किरण यही है, अभिलंब यही है, तो एक ही
तल पे हैं, एक ही सरफेस पे हैं। ठीक, आगे अपवर्तनांक किसे कहते हैं? स्थिरांक जो दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे आपका कांच है, ठीक है, कांच किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, तो वो क्या होगा? स्थिरांक होगा। आगे देखते हैं हम, किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को भी हम अपवर्तनांक कहते हैं। आप फॉर्मूला देख लीजिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम में प्रकाश की चाल। म्यू से दिखाते हैं हम अपवर्तनांक को, इज इक्वल टू सी, यानी कि प्रकाश की चाल जो हमेशा स्थिर होती है, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद कर लेना है, हो सकता है आपको ना दिया हो क्वेश्चन में, तो ये वैल्यू याद कर लेनी है। और वी आपकी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, तो एक प्रश्न कर लेते हैं। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यदि माध्यम में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो माध्यम का अपवर्तनांक आपको ज्ञात करना है। म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। म्यू आपको ज्ञात करना है, सी आपको पता है और वी भी आपको दिया हुआ है, तो आप ये कर लेंगे इस तरह से, आपका आंसर आ जाएगा 1.5। आपको बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, आपको अपवर्तनांक याद करने हैं कुछ चीजों के। आपको जल का अपवर्तनांक याद होना चाहिए, हीरे का याद होना चाहिए। ऐसी एक टेबल है अपवर्तनांक की इस चैप्टर में, उसे याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आपको अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ लेक्चर है समझ में आया, आपको चीजें समझ में आई, इजीली आप समझ पाए छोटी छोटी चीजों को, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक पे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।